चलिए अब देखते हैं टॉपिक 4.11 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है समझ लीजिए। देखिए यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, राइट। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए इस तरह से इसकी डेफिनेशन होगी, अ मोशन डन ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे ये जो यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया गया है वो स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से यूज किया गया है। वेलोसिटी कांस्टेंट यहां पे नहीं रहेगी क्योंकि ये घूम रहा है। समझिए पार्टिकल अगर घूम रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी जो है इसमें दो चीजें होती है, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, राइट। तो एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है ऐसा आप कहते हो तो दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए इस फिगर से ये बात समझ में आएगी। देखिए इस तरह से ये आप एक सर्कल देख पा रहे हो जिसकी रेडियस है r, और ये है एक पार्टिकल जिसका वेलोसिटी वेक्टर यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में शो किया हुआ है, राइट। अब ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के ऊपर इस तरह से कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो ये हो जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन आप समझिए कि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन आप समझ सकते हो कि टेंजेंशियल यानी कि इस तरफ है, और जैसे ही ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल यानी कि इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये मोशन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, आप देख पा रहे हो, राइट। तो ऐसे में पार्टिकल जहां भी होगा उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी वेक्टर शो करना होता है। तो ये पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी कि इस तरफ वेलोसिटी वेक्टर आएगा, और अगर ये पार्टिकल यहां पे पहुंचता है तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी कि इस तरफ वेलोसिटी वेक्टर आएगा, और इस तरह से हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदलती रहेगी। और अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है तो आप वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे स्पीड कांस्टेंट है ऐसा आप कह सकते हो। तो अगर ये स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर पाथ है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि फैन हो गया। देखिए फैन जब शुरू होता है या फिर बंद करते हो तब की बात नहीं कर रहा, लेकिन शुरू करने के बाद फैन जब कंटिन्यूसली घूम रहा है तब उस फैन के किसी भी पार्टिकल की मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि उसके हर एक पार्टिकल की स्पीड अभी कांस्टेंट है। हाँ डायरेक्शन बदल रही है लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब मैं कब से आपको ये बता रहा हूं कि इसमें वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदलती है, इसलिए इसे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदलती है तो ये एक्सेलेटेड केस हो गया, ये एक्सेलेशन का केस हो गया। देखिए एक्सेलेशन यानी क्या, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। वैसे दोनों भी चेंज हो सकते हैं तो भी एक्सेलेशन ही बोलते हैं। तो यहां पे जो हो रहा है वो ये है कि इस सर्कुलर मोशन के दौरान इस पार्टिकल की वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी तो स्पीड हो जाती है, तो स्पीड तो हमने कांस्टेंट रखी है। तो क्योंकि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तो ये एक्सेलेशन का केस हो गया। तो इस केस में हम एक्सेलेशन कितना है वो अब फाइंड करेंगे। इसके लिए जरा ये फिगर ध्यान में लीजिए। देखिए इस फिगर में ये एक कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा सोचना है आपको। मैं यहां पे मोशन की डायरेक्शन ऐसे दिखा देता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रही है पार्टिकल की, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे देखिए ये है इसका कोई इनिशियल पॉइंट, सपोज के पी पॉइंट, और यहां पे है फाइनल पॉइंट, लेट अस से के पी डैश पॉइंट। ये है सेंटर सी, ऑलराइट। तो सेंटर सी से पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम कह देते हैं वेक्टर आर, और सेंटर सी से पी डैश का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको कह देते हैं पोजीशन वेक्टर आर डैश। साथ ही
अज्यूम करो कि P पॉइंट पे जब पार्टिकल है तब टाइम है t, और P डैश पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचा है तब टाइम है t प्लस डेल्टा टी। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल P से लेके P डैश तक पहुंचा, उसमें टाइम कितना लगा, डेल्टा टी जितना टाइम लगा। और अब ये P पॉइंट के पास आप देख रहे हो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एरो ड्रॉ किया है, जो कि है इसका वेलोसिटी वेक्टर। आप जानते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन पे होती है। तो यहां पे है ये वेलोसिटी v, और यहां पे देखिए P डैश पॉइंट पे भी ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, जो कि यहां की वेलोसिटी है, और वो है सपोज की v डैश। मैं यहां पे लिख देता हूं, P पॉइंट के पास वेलोसिटी है v, और P डैश पॉइंट के पास वेलोसिटी है v डैश। ऑलराइट, अच्छा एक और बात, देखिए ये r और r डैश पोजीशन वेक्टर के बीच में यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम कह देते हैं डेल्टा थीटा। ये एंगल है डेल्टा थीटा। चलिए, अब अगर मैं इस पॉइंट P से P डैश तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। देखिए ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो पहले के हेड से दूसरे के हेड तक अगर आप एरो ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हो, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम कह देंगे डेल्टा आर वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। राइट, आपको पता है कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर के लिए आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर डेल्टा आर विल बी इक्वल टू ऑलवेज आर डैश माइनस आर। आप जानते हो कि डेल्टा आर इज इक्वल टू आप फाइनल आर माइनस इनिशियल आर, ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली आर डैश माइनस आर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपने इन दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच में इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ किया है, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर का इक्वेशन हमेशा क्या होता है, हेड माइनस टेल, ऐसे याद रखिए। देखिए इस डेल्टा आर के हेड के ऊपर कौन सा वेक्टर है, आर डैश, और इस डेल्टा आर के टेल पे कौन सा वेक्टर है, आर। तो हेड माइनस टेल यानी कि आर डैश माइनस आर। ठीक है, अब मुझे ये v वेक्टर और v डैश वेक्टर से उसका डिफरेंस यानी कि डेल्टा v फाइंड करना है। तो पहले तो मैं इन दोनों वेक्टर्स का डुप्लीकेट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने वेक्टर v का डुप्लीकेट ड्रॉ किया है, और यहाँ पे है ये वेक्टर v डैश का डुप्लीकेट। इन दोनों को मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ ताकि दोनों के जो टेल है वो एक ही पॉइंट पे आ जाए। तो ये टेल हो गए एक ही पॉइंट पे। सपोज कि ये जो पॉइंट है इसका नाम है लेट अस से डी। ऑलराइट, और ये डी से राइट साइड का जो वेक्टर है वो है वेलोसिटी वेक्टर v, और ये लेफ्ट साइड का जो वेक्टर है वो है वेलोसिटी वेक्टर v डैश। राइट, अब यहां पे v से लेके v डैश तक अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, देखिए इस तरह से, तो ये जो वेक्टर हो जाता है वो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा v वेक्टर। और आप जानते हो कि इस डेल्टा v वेक्टर के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा v वेक्टर विल बी इक्वल टू v डैश माइनस v। ऑब्वियस सी बात है, यहां भी आप देख पा रहे हो कि डेल्टा v जो है, ये डेल्टा v उसके हेड पे आ रहा है v डैश और उसके टेल पे आ रहा है v। तो डेल्टा v का इक्वेशन हो जाएगा हेड माइनस टेल यानी कि v डैश माइनस v। ठीक है, अब जरा इस डेल्टा v की डायरेक्शन आप देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डेल्टा v की डायरेक्शन किस तरफ है। इसके लिए एक लाइन मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। देखिए ये डेल्टा v की डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये डेल्टा v की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेंटर की ओर जा रही है। ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है उसके सेंटर की ओर है डेल्टा v की डायरेक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेल्टा v की डायरेक्शन में ही हमेशा एक्सेलेरेशन होता है। समझो आप, हमेशा एक्सेलेरेशन किस तरफ होता है,
चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी की डायरेक्शन में, और अभी डेल्टा वी इस तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलेरेशन जो है वो इस तरफ आएगा। देखिए ये एक्सेलेरेशन अभी सेंटर की ओर है, इसलिए इस तरह के एक्सेलेरेशन को कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन AC। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन AC। तो इस मोशन में ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें एक तो आप देख रहे हो कि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि डेल्टा वी है तो एक्सेलेरेशन होगा ही, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? सेंटर की ओर होती है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन और इसका सिंबल है AC। दरअसल हम जो एक्सेलेरेशन यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं वो एक्सेलेरेशन ही सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन है, जिसका सिंबल हमने लिखा ये AC। ये ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे इसका वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए अब ये जो दूसरा ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया ना, ये वाला, इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे V के पास जो ये पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं हम लेट अस से कि Q, और ये V डैश के पास जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं Q डैश। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने लायक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये वेक्टर R और ये वेलोसिटी वेक्टर V, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे R और V। इसी तरह से R डैश और V डैश भी परपेंडिकुलर होंगे, ऑब्वियस है। अब अगर R और R डैश के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है तो उन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि V और V डैश के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा ही होना चाहिए। यानी कि इस D पॉइंट के पास यहाँ पे V और V डैश के बीच में जो एंगल है वो दरअसल डेल्टा थीटा ही होगा। ये बात दिमाग में जा रही है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो लाइन के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी डेल्टा थीटा ही होगा, राइट। R और R डैश के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर यानी कि V और V डैश के बीच में भी एंगल कितना होगा? डेल्टा थीटा। अब एक और चीज यहां पे समझने लायक, देखिए R और R डैश ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, इसके नाम भी अलग रखे हैं क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी। रीजन ये है कि ये दोनों दरअसल रेडियस ही है, तो रेडियस है तो दोनों की मैग्नीट्यूड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अब ये बात मैं यहां पे जरा लिख लेता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम यहां पे ये नोट डाउन कर लेते हैं कि मोड ऑफ R एंड मोड ऑफ R डैश यानी कि वेक्टर R और वेक्टर R डैश का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम रहेंगे, और इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल R, जहां पे कैपिटल R यानी कि इस सर्कुलर मोशन की रेडियस। मैं यहां पे इस सर्कुलर मोशन की रेडियस के लिए इस तरह से R ड्रॉ कर लेता हूं, ये है रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो वापिस आ जाइए यहाँ पे कि भाई मोड ऑफ R और मोड ऑफ R डैश दोनों कितने हो जाएंगे? R जितने। दूसरी एक बात, यहाँ पे ये जो दो वेलोसिटी वेक्टर हमने लिए हैं, ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों का नाम भी हमने अलग रखा है, ये ठीक है। लेकिन समझिए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। रीजन ये कि ये दोनों दरअसल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वेलोसिटी वेक्टर, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा। इसका मतलब कि ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ v, और ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ v डैश, दोनों ही सेम रहेंगे। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं कि भाई मोड ऑफ v वेक्टर एंड मोड ऑफ v डैश वेक्टर ये दोनों सेम रहेंगे, v डैश वेक्टर ये दोनों सेम रहेंगे, और इसको मैं एक ही नाम दे देता हूं v करके। ऑलराइट, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे सेम लेंथ के हैं और दोनों पोजीशन वेक्टर भी यहाँ पे सेम लेंथ के हैं।
दूसरा कि यहां पे जो एंगल है वही एंगल यहां भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक ट्राइंगल है पी सी पी डैश और ये जो दूसरा ट्राइंगल है क्यू डी क्यू डैश, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हुए। यस और नो? क्योंकि दोनों की दो साइड सेम है और एंगल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी सी पी डैश और क्यू डी क्यू डैश ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। मैं इस बात को यहां पे लिख लेता हूं क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, हियर ट्राइंगल पी सी पी डैश एंड ट्राइंगल क्यू डी क्यू डैश आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इससे क्या होता है? इससे होता है ये कि आप दोनों ही ट्राइंगल की जो बेस लेंथ और साइड लेंथ का रेशियो है वो कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स के अगर मैं इस पहले ट्राइंगल की बात करूं यानी कि ये पी सी पी डैश ट्राइंगल की बात करूं तो इसकी ये दोनों साइड यानी कि सी पी और पी पी डैश का रेशियो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि सी पी और पी पी डैश का जो रेशियो है वो मैं कंपेयर कर सकता हूं इस दूसरे ट्राइंगल की ऐसी ही साइड के रेशियो के साथ। यानी कि ये जो दूसरा ट्राइंगल है क्या है, ये है क्यू डी क्यू डैश। तो इसकी जो साइड है डी क्यू और क्यू क्यू डैश का रेशियो इसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं इसी तरह से डी क्यू अपॉन क्यू क्यू डैश। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों की बेस लेंथ और साइड लेंथ का रेशियो आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं। इससे हम लिख सकते हैं, देखिए सी पी जो है ये हो जाएगा मोड ऑफ आर वेक्टर और डिवाइड बाय पी पी डैश यानी कि मोड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। राइट, इस तरह से यहां पे ये डी क्यू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वी वेक्टर, और इसी तरह से ये क्यू क्यू डैश क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, ये मोड ऑफ आर को आप सिर्फ कह दो कैपिटल आर करके, क्योंकि दरअसल मोड ऑफ आर और मोड ऑफ आर डैश दोनों ही कैपिटल आर है, हमने कह दिया। डिवाइड बाय ये हो जाता है डेल्टा आर इजकल टू मोड ऑफ वी को मैं कह सकता हूं सिर्फ वी डिवाइड बाय डेल्टा वी। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना लूं तो डेल्टा वी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर और इंटू ब्रैकेट यहां पे लिख देता हूं मैं वी अपॉन आर। ठीक है, अब मैं दोनों ही साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर लेता हूं, यानी कि मैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ले लेता हूं यहां पे, और राइट साइड में भी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ले लेता हूं, और ब्रैकेट में तो है ही वी अपॉन आर। ठीक है, अब मैं दोनों ही साइड डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 ले लेता हूं, तो यहां पे आ जाता है डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0, और ये मैं लिख लेता हूं यहां पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और राइट साइड में भी हम लिखेंगे डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इंटू ब्रैकेट वी अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड है डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्सलेशन ए, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन ए। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ए, और राइट साइड में ये जो फर्स्ट टर्म है डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है,
ये है वेलोसिटी v, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक वेलोसिटी है ही, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। अब जैसा कि हमने आगे ही बात कर ली है कि ये जो एक्सेलेरेशन आ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आ रहा है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, सेंटर की ओर है, इसलिए इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, AC। तो मुझे दरअसल यहाँ पे A नहीं बट इसे लिखना चाहिए AC करके। तो ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन AC इजकल टू v स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, AC इजकल टू v स्क्वायर अपॉन R। ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन, विच इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपेटल नाम दरअसल पहली बार न्यूटन ने दिया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं हम, वो दी थी सबसे पहले डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगेंस ने। उसने दी थी ये 1673 में। ठीक है, अब सोचिए 1673 में इस डच साइंटिस्ट ने सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन के बारे में पूरी थियरी पब्लिश की थी। लेकिन क्योंकि न्यूटन ने इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन ऐसे नाम दे दिया था, इसका मतलब उसे पहले से ही पता था कि भाई ये एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद न्यूटन को इस सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन के बारे में बहुत पहले से ही पता था। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी और बातें समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं एक सर्कुलर मोशन किसी पार्टिकल की, सपोज कि इसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे है इसका सेंटर। अब अगर मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स चूज कर लूँ, जैसे कि अगर मैं ये पॉइंट एक चूज करूँ, एक पॉइंट ये चूज करूँ, एक पॉइंट यहाँ पे चूज करूँ और एक पॉइंट यहाँ पे चूज करूँ, तो जब पार्टिकल इन पॉइंट्स पे पहुंचेगा तब इसका जो एक्सेलेरेशन है वो आप जानते हो कि किस डायरेक्शन में होगा। देखिए ये जो पहला पॉइंट है वहां पे एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये एक्सेलेरेशन यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन AC। और ये जो दूसरा पॉइंट है वहां पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तब एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ये तीसरे पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचेगा तो एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा, और ये चौथे पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा। अब देख रहे हो कि ये चारों के चारों जो एक्सेलेरेशन है वो सेंटर की ओर है, राइट। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है सेंटर C, तो ये सेंटर की ओर है, इसलिए हम इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, क्या ये सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट वेक्टर है? आंसर है नहीं, क्योंकि इन सभी वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो बदल रही है। देखिए सभी वेक्टर का हेड यहाँ पे सेंटर की ओर है, लेकिन टेल तो एक जगह पे नहीं है ना, टेल तो अलग अलग जगह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर्स जो है वो डायरेक्शन बदल रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, देखिए ये जो वेक्टर है वो भी AC है और ये जो वेक्टर है वो भी AC है, लेकिन एक लेफ्ट में एक राइट में है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन का वेक्टर कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। हाँ, सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इट इज ओनली v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे v भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो AC की वैल्यू जो है, AC का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम इसी सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन का इक्वेशन ओमेगा के फॉर्म में लेंगे। अब ये ओमेगा क्या है? देखिए ओमेगा जो है इसको कहते हैं एंगुलर स्पीड। ये दरअसल रोटेशनल मोशन नाम के एक चैप्टर में पढ़ने में आएगा। जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है तो उसकी
जो सर्कुलर पाथ है उसके ऊपर उसकी स्पीड को एंगुलर स्पीड कहते हैं। तो इस एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, ये कोई पाथ है, ये सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने दिखाया हुआ है, और यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरह से आप देख रहे हो कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये है इसका सेंटर, लेटर से सी, और ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर, और ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर डैश। ये है इनिशियल पॉइंट लेटर से पी, और ये है फाइनल पॉइंट लेटर से पी डैश। ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है, जब पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंचा है तब उसका टाइम हुआ है लेटर से टी, और जब पार्टिकल पी डैश पॉइंट पे पहुंचा है तब टाइम हुआ है टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि टाइम इंटरवल हो गया इसमें डेल्टा टी जितना। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो सेंटर के पास एंगल बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा थीटा। ऑलराइट, और एक और चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, और वो है रेडियस आर। देखिए, ये जो सेंटर है, सेंटर से ये पाथ यहां तक का ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस आर होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं रेडियस कैपिटल आर। अब सुनिए, यहां पे ये जो एंगल है ना डेल्टा थीटा, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। ये है एंगुलर डिस्टेंस। आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन बात यही सही है कि जब कोई रोटेशन मोशन होती है ना, तब जो एंगल बनता है उस एंगल को ही कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। रोटेशनल मोशन में इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। इतना ही नहीं, आगे देखिए, यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको कहते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, देखिए ये वैसे सिंपल है, ये है एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि एंगुलर स्पीड। ये सिंबल याद रखिए, इसको कहते हैं ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, ये ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा है, ये ओमेगा है, ऐसे इस तरह से लिखा है मैंने। ठीक है, तो ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड। अब इस ओमेगा के फॉर्म में ही हमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाना है, तो चलिए वो बनाते हैं। इससे पहले एक और चीज, एक और इक्वेशन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो है आर्क। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। राइट, अब देखिए यहां पे जो आर्क है वो है पी पी डैश, रेडियस है कैपिटल आर, और एंगल हो जाता है डेल्टा थीटा। राइट, हम इस पीपी डैश को ऐसे डेल्टा एस लिख सकते हैं, डिस्टेंस डेल्टा एस इजकल टू आर डेल्टा थीटा। चलिए अब इस इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से डेल्टा टी से डिवाइड कर लेता हूं, तो क्या मिलेगा, देखिए आपको मिल जाएगा इस तरह से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इजकल टू ये हो जाता है आर, और यहां पे हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। राइट, अब समझिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यानी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये तो हो जाता है वेलोसिटी, और राइट साइड में है आर, फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ओमेगा। तो देखिए यहां पे आपको ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल रहा है, v इजकल टू आर ओमेगा, जिसका हम यूज करेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के इक्वेशन में। चलिए अब हम कह देते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसको आप जानते हो कि AC लिखते हैं हम, AC दैट इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर अपॉन आर। बट अब देखिए v यानी कि क्या है, आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे आपको इक्वेशन मिल जाएगा अब AC इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर। राइट, तो ये हो गया
सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन का एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, ए सी इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखना। देखिए आगे हमने देखा था सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन ए सी इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें हमने v यानी कि लीनियर स्पीड ली थी, और यहां पे है ए सी इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पे ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड है। चलिए एक और इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं इस एसी के लिए। देखिए अगर आप किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे एक पूरा रोटेशन करवाते हो, पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करवाते हो, तो इसमें जो टाइम लगता है इसको कहते हैं पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी, राइट। और इसमें ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा उसका सरकमफरेंस यानी कि 2 पाई आर, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूं, देखिए इसको समझ लीजिए आप। फॉर वन रिवोल्यूशन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज नॉन एज कैपिटल टी यानी कि पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 पाई आर। देखिए सर्कुलर पाथ पे जब एक रोटेशन पूरा होता है तो ऑब्वियसली सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाता है, और सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर। अब इससे हम स्पीड का इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो स्पीड v कैन बी नाउ रिटन एज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर अपॉन टाइम कैपिटल टी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 1 अपॉन टी यानी कि फ्रीक्वेंसी f हो जाती है, तो ये हो जाता है 2 पाई आर और f। यहां पे मैं लिख देता हूं कि 1 अपॉन टी इज f एंड f इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f इज 1 अपॉन टी। देखिए एक बात मैं बता दूं कि यहां पे टेक्स्ट बुक में फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू सिंबल यूज किया है, ऐसे न्यू, ठीक है। ये न्यू और कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ। आप फ्रीक्वेंसी के लिए एफ या न्यू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे ये एफ सिंबल यूज किया फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू की जगह पे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्पीड वी और ये न्यू थोड़े से सिमिलर सिंबल्स है, तो इसमें गलती हो सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसलिए मैंने एफ यूज किया है, ठीक है। तो अब वापिस आ जाइए, स्पीड v इजकल टू 2 पाई आर एफ हम लिख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन that is AC, and AC is equal to v square upon r, right। बट v क्या है 2 पाई आर f, तो मैं यहां पे v स्क्वायर यानी कि लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड f स्क्वायर अपॉन r। तो इस पे से अब AC का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन एसी का एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैं इसको यहां पे ब्रैकेट कर लेता हूं। बच्चों ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन के हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए। एक था वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर आर, और ये तीसरा है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर। देखिए ये टॉपिक पूरा करने से पहले एक और इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं। ऑल्सो ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ, ये जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये भी रोटेशनल मोशन से लिया गया इक्वेशन है, इसलिए यहां पे इसका प्रूफ नहीं है आपके पास, इसको अभी आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप समझिए कि ये ओमेगा स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे में एसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एसी का इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि ऑलरेडी हमने आगे डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन से हम वापस रोटेशनल मोशन वाले ओमेगा के इक्वेशन में जा सकते हैं। चलिए, तो आज हमने ये बात की सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में, उसके इक्वेशंस के बारे में। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।